हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दें लाइक का बटन दबा करके और क्लास को पूरा अटेंड करें, बीच में छोड़ करके ना जाएं, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। क्योंकि बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपने बीच में एक वीडियो को छोड़ दिया तो आपके दिमाग से बहुत सारे आंसर्स निकल जाएंगे, जो कि चैप्टर समझाने के साथ साथ मैं आपको समझाती रहती हूँ। और बहुत सी ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हम क्लास के बीच में वो बातें डिस्कस की जाती हैं जिससे आप चूक जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा अटेंड करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग द्वारा लिखा हुआ पाठ है ये, जो कि कक्षा 9 के बच्चों के लिए है और ये कृतिका का दूसरा पाठ है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग। मैं आज इस वीडियो में इस पाठ का सार आपको बताऊंगी। हालांकि वो लाइन टू लाइन ही होगा, स्क्रीन पर आपके वो पाठ रहेगा, लेकिन मैं आपको, क्योंकि ये पाठ बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको इस पाठ का थोड़ा सा संक्षिप्त सार बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, कहानी है ये, और अगर आप इसे एक बार सुन लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और इस कृतिका से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको मालूम है। और ये चैप्टर मेरे संग की औरतें, इसका क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आपको इसके प्रश्न उत्तर तैयार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यदि आप इस कहानी को एक बार अच्छे से सुन लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं। मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित संस्मरण है, यानी कि उनकी पुरानी यादों में ये बातें थी, उन्होंने उन बातों को लिख करके यहाँ पर कहानी को रचा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुराने ढंग से अगर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हम लीक से हटकर जी सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि हम परंपरागत तरीके से अगर रह रहे हैं, हमारा खान पान और वेशभूषा परंपरागत है, तो हम पुराने ढंग से ही सब कुछ करें, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारी सोच नई हो सकती है। लेखिका की एक नानी थी जिन्हें उसने देखा नहीं था। लेखिका की माँ के विवाह से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका की नानी परंपरागत थी, अनपढ़ थी, पर्दे में रहती थी। उनके नाना जो थे वो शादी के तुरंत बाद ही बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए थे। और जब वहां से वो लौट करके आए तो उनके जीने का जो ढंग था वो नानी के जीने के ढंग से बिल्कुल अलग था। उन्होंने अपनी पसंद नापसंद कभी भी अपने पति पर व्यक्त नहीं की। जब नानी मरने वाली थी तो उन्होंने अपनी 15 साल की बेटी, जो कि लेखिका की माँ थी, उसको अपने, वैसे वो घूंघट किया करती थी नानी, लेकिन अपने घूंघट की चिंता छोड़ करके उन्होंने अपने पति से कहा कि जो आपके मित्र हैं स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। सब उनके इस कथन पर बहुत ही हैरान हुए कि प्यारेलाल शर्मा से क्यों मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि नानी मृत्यु के बहुत नजदीक थी तो उनकी बात का मान रखते हुए उन्हें प्यारेलाल शर्मा जी से मिलवा दिया गया। नानी ने उनसे वचन ले लिया कि आप मेरी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही करवाएंगे। उसके बाद नानी की मृत्यु हो गई, लेकिन लेखिका की माँ का विवाह क्या हुआ कि एक ऐसे पढ़े लिखे आदमी से हुआ जिसे ICS की परीक्षा में इसलिए बैठने नहीं दिया गया था क्योंकि वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेता था। लेखिका की माँ बहुत ही कोमल थी, सुकुमारी थी, मतलब बहुत अमीर घर की थी। उनके पिताजी बहुत बड़े आदमी थे, अच्छा पैसा कमाते थे, तो इसलिए लेखिका की माँ बहुत ही कोमल और सुकुमारी सी थी। उन्हें पति के स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण गांधी जी के आदर्शों का पालन करना पड़ता था। सादा जीवन व्यतीत करते हुए खादी पहननी पड़ती थी। ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। ससुराल वाले जो थे वो बहुत खुश रहते थे कि उनके जो समधी हैं वो साहब हैं। लेखिका की माँ सुंदर थी, नजाकत और गैर दुनियादारी, ईमानदारी, ये गुण लेखिका की माँ में थे, जो कि उनके परिवार पर बहुत प्रभाव डालते थे। उनसे कोई ठोस काम नहीं करवाया जाता था। वे बच्चों की देखभाल, लाड प्यार आदि पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। बच्चों के लिए वो खाना भी नहीं पकाती थी, खुद ही वो बीमार रहा करती थी। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और म्यूजिक सुनने का उन्हें शौक था। परिवार वाले उन्हें कुछ नहीं कहते थे, क्यों? क्योंकि वो साहब के परिवार से थी।
लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और कभी भी एक की गोपनीय बात किसी दूसरे को नहीं बताती थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें घर वालों से बहुत इज्जत मिलती थी और बाहर वाले भी उनसे। माँ के सारे काम लेखिका के जो पिताजी थे वो ही करते थे। उनके पत्रों को भी घर में कोई खोल करके नहीं देखता था। घर में सबको अपना निजित्व बनाए रखने, प्रिवेसी बनाए रखने की पूरी छूट थी, जिस कारण लेखिका 3 बहनें और उनका छोटा भाई जो था वो राइटिंग करने लगे, लेखन के क्षेत्र में आगे लिखने का काम करते थे। परंपरा से हट करके जीने वाली लेखिका की जो परदादी थी वो भी परंपरा से हट करके जीती थी। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर मेरे पास कभी 2 से ज्यादा यानी 3 धोतियां हो जाएंगी तो मैं तीसरी धोती दान कर दूंगी। उन्होंने लिखा कि माँ की पहली बार जब वो गर्भवती हुई थी, उनके बच्चा होने वाला था, तो उन्होंने मंदिर में जाकर लड़की की कामना की थी, जबकि सब पहली संतान तो लड़का ही चाहते हैं। उन्होंने अपनी इस इच्छा को सबके सामने भी रख दिया था कि मैं लड़की मांग के आई हूँ भगवान के मंदिर में जाके। और इसका परिणाम क्या हुआ कि उनकी माँ की 5 लड़कियां एक के बाद एक 5 लड़कियां पैदा हो गई। लोगों का मानना था कि जो लेखिका की परदादी हैं उनके तार सीधा भगवान से जुड़े हुए हैं। एक बार क्या हुआ कि एक शादी थी और उस शादी के सिलसिले में सारे उनके घर के पुरुष जो भी सदस्य थे वो गांव से बाहर गए हुए थे और औरतें एक कमरे में रत जगह मना रही थी। एक चोर ने सेंध लगाई और वो सीधा परदादी के कमरे में घुस गया। तो परदादी ने पूछा कि कौन है? उत्तर मिला, जी मैं। परदादी ने उसे कहा कि जा पानी भर के ला लोटे में और लोटा ले जा, उसमें पानी भर के ला, मुझे पानी पिला। उसने घबरा कर कहा मैं तो चोर हूं। परदादी ने उसे अच्छी तरह से हाथ धोकर पानी लाने के लिए भेज दिया। पहरेदार ने उसे कुएं पर देख करके पकड़ लिया। तो परदादी ने लोटे का आधा पानी खुद पिया और बाकी बचा हुआ पानी उस चोर को पिला दिया और कहा कि देख तूने मेरा जूठा पानी पिया है ना, तो तू आज से मेरा बेटा हो गया, इसलिए तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, इसलिए तू चोरी छोड़ करके खेती करना शुरू कर दे। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने पर लेखिका इंडिया गेट में जाकर के आजादी का जो उत्सव मनाया जा रहा था उसे देखना चाहती थी, लेकिन उसे टाइफाइड हो गया और वो नहीं जा पाई। उस समय वो 9 साल की थी, तो वो रोने लगी। उसके पिताजी ने उसे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पढ़ने के लिए दे दिया। लेखिका को पुस्तकें पढ़ने का शौक था, वह रोना छोड़ करके उसको उपन्यास को पढ़ने में लग गई। इस पुस्तक में निहित बच्चों पर होने वाले अत्याचार, अनाचार के जो चैप्टर्स थे वो लेखिका को कंठस्थ हो गए, मुंह जुबानी याद हो गए। लेखिका और उसकी 4 बहनें भी लड़कियां होते हुए भी कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई और हमेशा लीक पर चलने से उन्होंने इनकार कर दिया। जो चलन में थी बातें उन पर वो कभी भी नहीं चलती थी। पहली लड़की लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भगत थी, जिनका घर का नाम रानी था। इन्होंने ये नाम शादी के बाद लेखिका बनने पर रखा था। लेखिका का घर का नाम उमा था और साहित्य जगत में उन्हें मृदुला गर्ग के नाम से जानते थे। लेखिका से जो छोटी वाली बहन थी उसका घर का नाम गौरी था और बाहर का नाम चित्रा, वह लिखती नहीं थी। चौथी बहन रेनू और 5वीं अचला। इन 5 के बाद एक भाई पैदा हुआ जिसका नाम राजीव रखा गया। अचला और राजीव ये दोनों भी लिखते थे। अचला अंग्रेजी में लिखती थी लेकिन राजीव हिंदी में ही लिखता था। इन 4 का लिखा परिवार में सभी पढ़ते थे, लेकिन लेखिका को उसकी ससुराल में किसी ने नहीं पढ़ा। लेखिका ने जो कुछ भी लिखा, कहानियां, किताबें जो भी लिखी, ससुराल में किसी ने नहीं पढ़ा। इससे वो खुश थी कि घर में कोई तो है जो उसकी आलोचना नहीं करेगा, बुराई नहीं करेगा। लेखिका अपनी उन बहनों की चर्चा करती हैं जो लिखती नहीं थी। चौथी बहन रेनू कार में बैठना सामंत शाही का मतलब कि ऑफिसर का प्रतीक मान करके गर्मी की दोपहर में बस अड्डे से घर तक पैदल आती थी, जबकि अचला गाड़ी में बैठकर आती थी। इनके पिताजी को गाड़ी मिली हुई थी तो वो गाड़ी में बैठ करके आती थी। रेनू बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर जनरल थिमैया को उसने पत्र लिखा और उनसे उनका फोटो मंगवा लिया। जो एक मोटर में सवार एक फौजी आया उनके घर पर और उसे दे करके गया। तो इससे क्या हुआ कि आसपास के जितने बच्चे थे वो सब भी उसको बहुत मानने लगे कि हाँ ये बहुत हिम्मत वाली है। अब उसे परीक्षा देना भी पसंद नहीं था। स्कूल में कक्षाएं तो उसने पास कर ली थी, लेकिन जब बीए की परीक्षा नहीं देने के लिए वो अड़ गई कि मैं बीए की परीक्षा तो दूंगी ही नहीं। उसने कहा कि बीए करने से क्या फायदा। उसे नौकरी का, समाज में सम्मान पाने का सारे तर्क दिए गए कि बीए करने के लिए वो राजी हो जाए,
तो पिताजी की खुशी के लिए उसने बीए पास किया। जब उसके पिताजी ने कहा कि मेरी खुशी के लिए कर ले, तब उसने बीए पास किया। सच बोलने में वो माँ से भी आगे थी, और कोई अगर उसे कोई गिफ्ट दे दे तो उसे अच्छा नहीं लगता था। अगर कोई उसे इत्र यानी सेंट भेंट कर दे, परफ्यूम, तो वह कहती थी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो रोज नहाती हूँ। लेखिका की तीसरे नंबर की बहन जो थी, उसका नाम चित्रा था। वो कॉलेज में पढ़ती थी। वो खुद पढ़ने की जगह पर दूसरों को पढ़ाने में ज्यादा रुचि लेती थी। इस कारण जब एग्जाम होते थे तो उसके नंबर तो कम आते थे, और जिन बच्चों को वो पढ़ाती थी उनके नंबर ज्यादा आते थे। उसने खुद एक लड़के को पसंद किया और अपनी शादी का निर्णय कर लिया। और उस लड़के के माता पिता और लेखिका के माता पिता को भी ये पता नहीं था कि ये इस लड़के से शादी करने वाली है। उसने लड़के को पहली ही मुलाकात में बता दिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगी, और वो लड़का भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। लेखिका की सबसे छोटी बहन अचला ने पिता के कहे अनुसार अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, पत्रकारिता आदि की पढ़ाई करके उनकी इच्छा के अनुसार ही शादी भी की। वह भी परंपरा के अनुसार ना चलकर 30 साल की होते होते लिखने लग गई, वो भी लेखिका बन गई। उन सब बहनों में एक बात एक सी रही कि उन सब ने घर परिवार परंपरागत रूप से ना चलाते हुए भी परिवार कभी तोड़ा नहीं। शादी एक बार की और हमेशा उस शादी में बंधी रही सारी बहनें। शादी के बाद लेखिका को बिहार के एक छोटा सा कस्बा है डालमिया नगर, तो वहां रहना पड़ा, जहां फिल्म देखते समय भी स्त्री और पुरुष को पति पत्नी होते हुए भी अलग अलग जगहों पर बैठना पड़ता था। मतलब वहां इतना पर्दा चलता था कि आदमी और औरत इकट्ठे बैठ के फिल्म भी नहीं देख सकते थे। वह वहां दिल्ली के कॉलेज में नौकरी छोड़कर गई थी लेखिका। उसे नाटकों में अभिनय करने का बहुत शौक था। वहां उसने साल भर में ही अकाल राहत कोष के लिए नाटक किया। कर्नाटक के बागलकोट में जब वो रहने के लिए गई तो उसने बच्चों के लिए वहां पर एक स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाई। लेखिका बहुत जिद्दी थी। अपने लेखन को भी उसने अपनी जिद से ही आगे चलाया था, लेकिन वो खुद को अपनी छोटी बहन रेनू के बराबर नहीं पहुंचा पाई थी। उदाहरण के तौर पर एक बार वो बताती है कि 1950 के आखिरी दिनों में दिल्ली में खूब बारिश हो रही थी। सब यातायात ठप था, और रेनू जो उनकी छोटी बहन थी उसको लेने के लिए स्कूल की बस नहीं आई थी क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। सारा यातायात बंद था, स्कूल भी उस दिन बंद था। सबने उसे समझाया कि स्कूल बंद ही होगा, मत जाओ। तो वो बोली कि स्कूल से फोन तो आया नहीं है, स्कूल वालों ने तो कोई मुझे मैसेज नहीं दिया कि स्कूल बंद है। स्कूल में फोन था, घर वाले फोन कर रहे थे, लेकिन फोन ठप था क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। किसी का कहना ना मान करके वो पैदल स्कूल के लिए चल दी, और सड़क पर फैले हुए पानी में 2 मील पैदल चलकर वो स्कूल पहुंची। जब उसने देखा कि स्कूल का गेट बंद है तो 2 मील चल करके वापस घर पहुंची। सबने उसे कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि मत जाओ, स्कूल बंद होगा। तो उसने किसी की भी नहीं मानी। तो उसने कहा कि अगर स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आप लोगों का कहना कहां से आ गया। तो लेखिका सोचती है कि कितना रोमांच रहा होगा ना उसका, कि बारिश से भरी हुई सड़क है और पूरी एक लड़की अकेले स्कूल यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल की तरफ जा रही है, अपनी धुन में मस्त, किसी से कोई मतलब नहीं। तो इस तरह का अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। और यहीं पर लेखिका अपनी कहानी को खत्म करती है, मेरे संग की औरतें। इस कहानी में उसने अपने साथ की, अपने परिवार की बहुत सारी औरतों का वर्णन किया है। जो विशेष बात लेखिका ने बताई है वो ये बताई है कि उनके परिवार की सारी ही औरतें लीक से हटकर चलती थी। अब लीक का मतलब क्या होता है बच्चों? लीक का मतलब होता है एक परंपरा जो सभी लोग करते हैं कि लेकिन इनके परिवार की औरतों ने जो चलता आ रहा है उसको छोड़ करके कुछ नया किया सब औरतों ने। इसलिए इन्होंने कहा कि हमारे परिवार की औरतें लीक से हटकर चलती थी, मतलब उस पंक्ति से, लाइन से, वो परंपरा से हट करके चलती थी और कुछ नया करती थी। उन्होंने हमेशा अपने आप को लड़की होने के एक दायरे में बांध करके नहीं रखा, चाहे वो लेखिका थी या उनकी माँ थी या उनकी परदादी थी या उनकी नानी थी। उन्होंने अपने आप को औरत होने के दायरे में नहीं बांधा, उस दायरे से बाहर निकल करके वो सब काम किए जो अक्सर लड़कियां नहीं करती थी। तो बच्चों ये था आपकी कृतिका का 2nd चैप्टर, मेरे संग की औरतें, जो कि मृदुला गर्ग ने लिखा है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको समझ में आई होगी। मैंने कहानी को बहुत शॉर्ट नहीं किया, बल्कि कहानी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आप आराम से उनका उत्तर दे पाएं। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें
तो इस पाठ का जो पहला क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो क्यों प्रभावित थी, ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। और एक क्वेश्चन नंबर 5 है जो है आपकी बुक में, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है, पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे सर्च करके देख लीजिएगा। उसमें ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के उत्तर बहुत ही सरल शब्दों में मैंने दे रखे हैं, आप इन्हें याद करिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.